Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Keep Learning. HPTET मेडिकल एंड नॉन मेडिकल केमिस्ट्री सेक्शन PYQ सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ न्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या होगा? सो राइट आंसर इज 100 ग्राम पर मोल। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 100 ग्राम पर मोल। तो अब हमारा आज का क्वेश्चन है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इनटू डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन टैट नवंबर 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उससे किस चीज़ की डिस्कवरी हुई है? एटॉमिक न्यूक्लियस की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की या फिर न्यूट्रॉन की? सो राइट आंसर इज हेयर एटॉमिक न्यूक्लियस। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक लेड बॉक्स लिया। उस लेड बॉक्स के अंदर उन्होंने क्या लिया? पोलोनियम, एक रेडियो एक्टिव सैंपल ले लिया और उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, ये आपका एक लेड बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने एक पोलोनियम रेडियो एक्टिव सैंपल लिया, एलिमेंट है वो एक रेडियो एक्टिव। उसके बाद उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, ठीक है, छोटी सी आपको दिख रही है गोल्ड फॉइल है। इसके सराउंडिंग में उन्होंने एक स्क्रीन लगाई जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग हुई थी। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि उन्होंने ये जो पोलोनियम लिया था, जब भी इसका डिके होता था तो इस पोलोनियम से हीलियम न्यूक्लियाई एमिट होते थे। पोलोनियम का जब भी डिके होगा तो वहाँ से क्या निकल रहे थे? हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन प्रेज़ेंट होते हैं और उन्हीं हीलियम न्यूक्लियाई को यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल बोला गया है। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से एमिट हो रहे थे और इस गोल्ड फॉइल के ऊपर आके स्ट्रक हो रहे थे, ठीक है? इसके ऊपर आके टकरा रहे थे। यहाँ से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है, कुछ एक अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्ट मतलब इसी गोल्ड फॉइल से टकरा के वापिस हो गए। लेकिन बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल में से क्या हो गए? पास हो गए। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी ये अल्फ़ा पार्टिकल्स एक गोल्ड फॉइल में से जा रहे थे, तो देखो गोल्ड फॉइल में बहुत सारे एटम्स हैं गोल्ड के। तो जो भी अल्फ़ा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के पास से जा रहे थे, ठीक है, वो क्या हो रहे थे? डिफ्लेक्ट। जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस से के नज़दीक से जो भी अल्फ़ा पार्टिकल गए, वो थोड़े से क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। और जो दूर से जा रहे थे, जैसे न्यूक्लियस के दूर से जो जा रहे हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए अल्फ़ा पार्टिकल्स। और जो बिल्कुल सेंटर से टकरा रहे थे, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स न्यूक्लियस गोल्ड फॉइल का जो न्यूक्लियस है, उसके सेंटर के पास जाके टकरा रहे थे, वो स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है? लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो भी अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, आप देख रहे हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, सीधे स्ट्रेट चले गए और बहुत कम यहाँ पे डिफ्लेक्शंस हुई अल्फ़ा पार्टिकल्स की और बहुत ही रेयरली कुछ एक क्या हुए अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट हुए। तो यहाँ से उनकी टीम ने ये कन्क्लूज़न निकाला कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द होल एटम। ठीक है? अगर पूरे एटम की बात करें तो न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल है क्योंकि बहुत थोड़े से पार्टिकल्स वहाँ पे क्या हुए थे? डिफ्लेक्ट हुए थे। तो इस अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये चीज़ कंक्लूड की कि एटम जो है वो एक उसमें एक सेंट्रल पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेज़ेंट होते हैं। और न्यूक्लियस जो है एटम का वो पॉज़िटिवली चार्ज्ड होता है। पॉज़िटिवली चार्ज का पता कैसे चला? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पॉज़िटिवली चार्ज्ड थे, इसीलिए डिफ्लेक्शन हो रही थी कुछ एक अल्फ़ा पार्टिकल्स की। उसके बाद इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस जो है, अगर उसका साइज़ देखें तो एटम के कंपैरिज़न में उसका साइज़ बहुत ही स्मॉल है क्योंकि बहुत थोड़े से अल्फ़ा पार्टिकल की क्या हुई? डिफ्लेक्शन हुई। एंड एक और चीज़ भी उन्होंने कंक्लूड की कि किसी भी एटम का जो मास है वो मेनली उस एटम के न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है? और एटम जो है एज़ अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और ये भी चीज़ उन्होंने बोली कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है मीन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में, वो आपके इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के, जो भी न्यूक्लियस को सराउंड कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनका नंबर और प्रोटॉन का नंबर क्या होता है? इक्वल। और न्यूक्लियस बहुत ही डेंस होता है, हार्ड होता है और न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जो एटम है वो हॉलो होता है। तो ये कुछ एक उन्होंने कन्क्लूज़न्स यहाँ से निकाले थे। आई होप आपको ये अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा। तो यहाँ से मेन आपने ध्यान रखना है कि मेन जो यहाँ से डिस्कवरी हुई थी, वो हुई थी आपकी न्यूक्लियस की और ये भी पता चला था कि न्यूक्लियस क्या है? पॉज़िटिवली चार्ज्ड है।
सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ forces of attraction between their particles. Which one of the following represent a correct arrangement? ये क्वेश्चन टैट 2023 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुछ एक सब्सटेंसेस को यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की फॉर्म में अरेंज किया गया है, तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज वाटर एयर विंड, सेकंड ऑप्शन इज एयर शुगर ऑयल, थर्ड ऑप्शन इज ऑक्सीजन वाटर शुगर, फोर्थ ऑप्शन इज सॉल्ट जूस एयर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे भी इंक्रीज हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस तरीके से यहाँ पे इनको अरेंज किया है। आपको करेक्ट ऑर्डर कंक्लूड बताना है, मतलब गेस करना है कौन सा है। तो देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में, तो हमें पता है कि पार्टिकल्स जो भी सब्सटेंसेस है, सब्सटेंसेस की 3 मेन स्टेजेस होती हैं। ठीक है, 3 मेन स्टेट्स हैं कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये आपके गैस के पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, ये लिक्विड की और ये सॉलिड के। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है। उससे थोड़ा कम लिक्विड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और सबसे कम गैसेस के पार्टिकल्स में होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही आपके पास यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पे वाटर, एयर और विंड, इन्होंने बोला है कि वाटर में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उससे थोड़ी ज़्यादा एयर के पार्टिकल्स में होगी, उससे ज़्यादा विंड की होगी। तो ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि वाटर लिक्विड है, एयर और विंड ये तो आपका गैसेज आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है एयर शुगर ऑयल। तो एयर आपका गैस आ गई, शुगर आपका सॉलिड है और ऑयल आपका लिक्विड है, तो ये भी करेक्ट ऑर्डर नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज ऑक्सीजन वाटर शुगर। ऑक्सीजन इज अ गैस, वाटर इज लिक्विड एंड शुगर इज सॉलिड। तो यहाँ पे ये आपकी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि गैस जो है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगी। उसके बाद लिक्विड है आपका वाटर, वाटर के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन के पार्टिकल से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। थर्ड है यहाँ पे शुगर, तो शुगर जो है वो सॉलिड है, तो सॉलिड है तो इसीलिए इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर और ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन वाटर शुगर। थर्ड ऑप्शन आपके पास राइट है। फोर्थ ऑप्शन अगर देखें, सॉल्ट जूस एयर। तो सॉल्ट आपका सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जूस लिक्विड है, तो इसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू सॉल्ट कम होगी। एयर आपका गैस है, बिकॉज एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो एयर जो है इसमें क्या होगी, इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगी। तो ये तो गलत हो गया। सो राइट आंसर इज ऑक्सीजन वाटर एंड शुगर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।